जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दो-सुअन एंशिएंट हेवनली स्वॉर्ड के पास पहुंच गया था और अब वो उसे यूज करने लगता है। वो उस स्वॉर्ड से अकेले ही बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनाता है और ये देखकर बाकी मास्टर्स भी हैरान हैं, क्योंकि आखिर सेक्ट मास्टर ने इस स्वॉर्ड को यूज करने का डिसाइड कर ही लिया। इस स्वॉर्ड के बारे में डेमन सेक्ट ने सिर्फ कहानियां ही सुनी थी और इसको अपने सामने देखकर उन्हें ये कहानियों से 100 गुना ज्यादा भयानक लग रही है, क्योंकि ये उसका यूज इन पर करने ही वाला है। वो फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि पुराने समय से ही सत्य और असत्य कभी एक संग नहीं हुए हैं। आज तुमने हमारे क्विंग्यू सेक्ट में घुसने की हिम्मत कर दी है, इसलिए तुम्हें अब मरना ही होगा। वहाँ पर बहुत सारी तलवार आ जाती हैं और ये सब वो डेमन्स के ऊपर छोड़ देते हैं। वहाँ खड़े सभी डेमन डिसाइपल्स बेरहमी से मरने लगते हैं। पॉइजनस सेक्ट के मास्टर शील्ड क्रिएट करके दो-सुअन पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे तलवारों के टकराने से उनकी शील्ड भी टूट जाती है। घोस्ट किंग भी फिर अपनी शील्ड वहाँ क्रिएट करते हैं और ये देखकर दो-सुअन अपनी इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे उसकी भी शील्ड टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ये लोग अब इस स्वॉर्ड को नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए ये यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। डेमन एल्डर्स तो बच जाते हैं क्योंकि वो वहाँ से भाग गए हैं, लेकिन बहुत सारे डेमन डिसाइपल्स अब मारे जा चुके हैं। हर तरफ खून ही खून है और क्विंग्यू डिसाइपल को थोड़ी राहत की सांस मिलती है। ज़ाओ फैन सिंग्यू के पास आता है और वो उससे कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि अब फाइनली इतने सालों बाद उन्हें पता चला कि आखिर इनकी फैमिलीज को किसने मारा था। मास्टर दो-सुअन भी थ्रोन पर बैठकर कहते हैं कि आखिर कितनी कैजुअलिटी हुई है, जिस पर मास्टर तियान बताते हैं कि 14 लोग मारे गए हैं, 5 बहुत ज्यादा इंजर्ड है। मास्टर दो-सुअन जूनियर तियान और जूनियर ज़ेंग लियांग के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ है, जिस पर मास्टर तियान बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और मारे गए थे। ये सुनकर मास्टर दो-सुअन भी अपनी जगह से खड़े खड़े ही गिरने लगते हैं और मास्टर तियान उन्हें संभालते हैं और कहते हैं कि हम उनकी मौत का बदला जरूर लेंगे, लेकिन पहले आपकी बॉडी का सही होना सबसे जरूरी है। मास्टर दो-सुअन कहते हैं कि मैं अपनी सेक्ट की रखवाली अच्छे से नहीं कर पाया, मैंने आप सभी को निराश किया, मैंने अपने एंसेस्टर्स को निराश किया। वो काफी ज्यादा दुखी हैं, लेकिन सिंग्यू ज़ाओ फैन से बोलता है कि हम इस सेक्ट के डिसाइपल्स हैं और हम इसकी हालत हमारे विलेज जैसी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन ज़ाओ फैन भी बेचारा अकेला क्या कर सकता था, इसलिए वो थोड़ा संभलता है और कहता है कि ये वक्त इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देने का बिल्कुल नहीं है। वहीं अब मॉन्क्स आते हैं और मास्टर दो-सुअन से मिलते हैं, जो बताते हैं कि फेंगजुआन वैली का शैंग भी डेमन सेक्ट से मिला हुआ था और उसी ने मुझ पर हमला किया था। दो-सुअन कहता है कि अगर मैंने ज़ू-ज़ुआन स्वॉर्ड को पहले ही यूज कर लिया होता तो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं बनी होती, ये सब मेरी गलती है। वो फिर दुखी होते हुए यहाँ वहाँ देखते हैं और उन्हें ज़ाओ फैन नजर आता है और वो मास्टर तियान को ज़ाओ फैन को बुलाने को कहते हैं और ज़ाओ फैन जब आगे आता है तो दो-सुअन पूछते हैं कि क्या क्विंग्यू सेक्ट ने तुम्हें बैडली ट्रीट किया है, क्या तुम्हारे टीचर मास्टर तियान ने तुम्हें कभी दुख दिया है, क्या तुम्हारे सीनियर ने कभी कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें बुरा लगा हो। ज़ाओ फैन कहता है कि मास्टर और मिस्ट्रेस ने मुझे हमेशा अपने सगे बेटे की तरह पाला है, उन्होंने कभी जूनियर और सीनियर में भेदभाव नहीं किया। फिर दो-सुअन कहते हैं कि तुम अब अपना सीक्रेट हमें क्यों नहीं बता रहे हो। ज़ाओ फैन वहीं अपना सर झुकाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं नहीं बता सकता। तियानयन टेम्पल का मॉन्क वहाँ आकर कहता है कि तुमने तियानयन टेम्पल की सीक्रेट टेक्निक चुराई है और अब तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। वो उसे बहुत डांटते हैं और मास्टर तियान उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे डिसाइपल को नहीं डांट सकते, जिस पर वो मॉन्क कहता है कि आज ना सिर्फ तुम्हारी क्विंग्यू सेक्ट को नुकसान पहुंचा है, बल्कि तियानयन टेम्पल में भी कई कैजुअलिटीज हुई हैं और अगर आज सारे जवाबों के सही उत्तर नहीं मिले तो हम आगे आने वाली जनरेशन को क्या कहेंगे। लेकिन तभी हम वहाँ सेकंड अंकल, जो कि पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, वो वहाँ आता है और फिर से भूत भूत कहने लगता है और कहता है कि भूत गंजा है। ये सुनकर मॉन्क को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर ये पागल यहाँ क्या कर रहा है, मैं वो भूत नहीं जो ये कह रहा है, इसे बाहर भगाओ। इस मैडमैन का इशारा इसी मॉन्क की तरफ है और सिंग्यू कहता है कि हमने तो कहा ही नहीं कि वो भूत तुम हो, अब तुम जल्दी से बताओ कि आखिर सेकंड अंकल तुम्हें भूत क्यों कह रहे हैं। वो अपनी तलवार मॉन्क पर तान देता है। मॉन्क कहता है कि तुम ये सब कह रहे हो, तुम्हारी क्विंग्यू सेक्ट ज़ाओ फैन को बचाना चाहती है, इसलिए अब ये सेटअप कर रही है। वहीं उसका साथी मॉन्क कहता है कि हमने सारी उम्र तियानयन टेम्पल के अंदर बुद्धा को वर्शिप करते हुए बिताई है, हमें तो इनके विलेज के बारे में भी कुछ नहीं पता था, लेकिन हमें जो बाद में पता चला उससे हमारे होश उड़ गए थे। हमने तियानयन टेम्पल की रेपुटेशन बरकरार रखने के लिए इस सीक्रेट को कई सालों से अपने अंदर दफन कर रखा था, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि हम इस सच को सबके सामने रख ही दे। असल में जिसने इस विलेज को डिस्ट्रॉय किया था, सभी लोगों को मार डाला था, वो डेमन सेक्ट से नहीं बल्कि तियानयन टेम्पल से था।
ये सुनकर जाओफान को बहुत गुस्सा आ रहा है और फिर से ईविल ऑरा उस पर हावी होने लगता है। वहीं डेमन सेक्ट के एल्डर कैंग सॉन्ग से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसने कहा था कि वो ज़ू ज़ुआन स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकता है, जिस पर कैंग सॉन्ग कहता है कि मुझे भी यही लगता था क्योंकि जो ज़ू ज़ुआन स्वॉर्ड को यूज करता है वो काफी कमजोर हो जाता है और कई सिचुएशंस में तो मर भी सकता है। लेकिन दाओ ज़ुआन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी ज़ू ज़ुआन स्वॉर्ड को यूज किया था। लेकिन अगर अभी तक दाओ ज़ुआन नहीं भी मरा है तो वो अधमरा तो हो ही गया है। ये लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी आंट यू बताती है कि बियाओ नहीं मिल रही है और ये सुनकर घोस्ट किंग चिंता में आ जाते हैं और वो तुरंत माउंट क्विंग्यू पर जाने का डिसाइड करता है और फिर से अब अपनी पूरी सेना को बताता है कि अभी दाओ ज़ुआन अधमरी कंडीशन में है और अब अगर हम उन पर फिर से हमला करते हैं तो वो एंशिएंट स्वॉर्ड को फिर से यूज नहीं कर पाएगा। सभी सैनिक उत्साह के सारे वॉर क्राई करने लगते हैं। वहीं वो मोंग अब सच्चाई बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जिस दिन इनका विलेज तबाह हुआ था उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारे त्यानिन टेम्पल से एक बहुत होनहार डिसाइपल जो कि हमारा जूनियर मोंग था वो आपके पास आया था। वो इतना होनहार था कि उसने बुद्धिस्ट और ताओइस्ट को एक साथ सीख लिया था। उसका नाम पूजी था और वो आपके पास क्विंग्यू सेक्ट के अंदर इस ट्रेनिंग को देने आया था क्योंकि हमेशा से क्विंग्यू सेक्ट सिर्फ अपनी ही बनाई हुई मार्शल आर्ट्स को फॉलो करता है। लेकिन उस समय दाओ ज़ुआन ने उसे पोलाइटली मना कर दिया था क्योंकि ये डिसीजन उसके अकेले के हाथ में नहीं था। मोंग पूजी निराश होकर वापस जाने लगा था क्योंकि उसका हमेशा से सपना था कि वो बुद्धिस्ट और ताओइस्ट मार्शल आर्ट्स को फैलाए। जब वो निराश होकर जा रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो रात को एक टेम्पल में जाकर छुप गया। वहाँ उसने छोटे जिंग्यू और छोटे जाओफान को लड़ते हुए देखा और उन्होंने नोटिस किया कि जिंग्यू ताकतवर है और जाओफान के अंदर हार ना मानने का जुनून है। वो टेम्पल में छुपे ही हुए थे कि तभी वहाँ ब्लैक मास्क मैन आता है और मोंग पर हमला कर देता है। मोंग बहुत ताकतवर था और उनके बीच बहुत वेस्टफुल लड़ाई होती है, लेकिन ब्लैक मैन भी कुछ कम नहीं था। मोंग पूजी ने ब्लड डेवरिंग पर्ल को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। दाओ ज़ुआन मोंग की स्टोरी को बीच में रोककर पूछते हैं कि आखिर वो ब्लैक मैन कौन था, क्या वो कैंग सॉन्ग था? मोंग कहता है कि शायद वो कैंग सॉन्ग हो सकता है, हमें पक्का नहीं पता। फिर वो कहानी कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि मोंग पूजी का बुद्धिस्ट और ताओइस्ट एक साथ फैलाने का सपना अधूरा ही रहने वाला था, लेकिन इन दो बच्चों को देखकर उनमें उम्मीद जागी। उन्होंने कैसे न कैसे करके ब्लैक मैन को हराकर भगा दिया, लेकिन वो खुद काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे और कुछ ही दिनों के मेहमान थे, इसलिए उन्होंने अपना सपना उन दो बच्चों के ऊपर देने की छोड़ी। उन्होंने देखा कि ये जगह क्विंग्यू सेक्ट के पास है और फ्यूचर में ये दोनों बच्चे भी क्विंग्यू सेक्ट में जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने स्किल्स इन बच्चों को देने की सोची ताकि ये बच्चे जब बड़े हो तो क्विंग्यू सेक्ट के साथ साथ ये बुद्धिस्ट और ताओइस्ट को भी आगे बढ़ा सके। उन्होंने जाओफान को ये कल्टीवेशन देना शुरू कर दिया और ग्रेट ब्रह्मा प्रज्ञा जाओफान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी और उसे ये भी कहा कि ये बात तुम किसी को मत बताना। जाओफान ने भी प्रॉमिस कर दिया कि वो किसी को नहीं बताएगा और पूजी की डिजायर्स अब फुलफिल हो सकती थी। मोंग पूजी के अंदर अपने इस ड्रीम को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था और ब्लड डेवरिंग पर्ल की वजह से उनके अंदर ईविल भी छुपा हुआ था और इस ऑब्सेशन की वजह से बुद्धा की टीचर और उनके प्यार को भूल गए और उन्होंने सोचा कि जाओफान थोड़ा कमजोर है और ऐसा हो सकता है कि क्विंग्यू सेक्ट इनको एडमिशन ना दे, इनको कमजोर समझकर, इसलिए उनके अंदर के ऑब्सेशन ने ईविल का रूप ले लिया और उनके ऊपर ईविल ऑरा भारी हो गया। वो बहुत ताकतवर मोंग थे, जीनियस कैटेगरी के, इसलिए ईविल जब भारी हुआ तो वो तुरंत गांव की तरफ भागे और उन्होंने हर एक आदमी को मार दिया। उन्होंने बच्चे, बूढ़ों, बड़े सभी को बेरहमी से अपने हाथों से ही फाड़ डाला और वो सेकंड अंकल को भी मारने वाले थे कि तभी उन्हें होश आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अंकल बैंक की जान बच गई, लेकिन वो इस सदमे से पागल हो गए और उन्हें ये याद रह गया कि एक गंजा राक्षस था, यानी एक मोंग था, क्योंकि मोंग गंजे होते हैं। मोंग को ये सब करने के बाद बहुत गिल्ट हुआ और जब वो त्यानिन टेम्पल में आया तो उसने मुझे ये सब बताया और फिर उसने अपनी आखिरी सांस ली। और फिर जब तुम लोग उस विलेज में पहुँचे तो इन दोनों को ना जानकर तुम क्विंग्यू सेक्ट ने इसे गोद ले लिया। जाओफान ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान है और वो रोते रोते हंसने लगता है। शायद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उसके अंदर का ईविल ऑरा बहुत तेजी से बाहर आता है और कहता है कि अब तुम सब मरोगे क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे मम्मी पापा मारे गए थे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।